हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएस रोल है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। ये वीडियो प्रॉब्लम 3.1 का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ये एक्चुअल में फ्रेंड्स ये 3D है, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है क्योंकि इसमें प्रूफ ज़्यादा करना होता है और समझना भी ज़्यादा होता है, इसलिए ये पार्ट 3 तक आ गया। नहीं तो मैक्सिमम मेरा वीडियो पार्ट 2 तक जाता है किसी भी प्रॉब्लम का, बड़ा से बड़ा भी हो तो। डोंट वरी, आपको आगे बढ़ना है, आपको सीखना है, तो पेशेंस रखिए और हमारे साथ सीखते चलिए। चलिए टाइम को ना गवाते हुए कंटिन्यू करते हैं आज का सीरीज़। फ्रेंड्स, प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग 3.1 का 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम जो है 10th से स्टार्ट करेंगे और टोटल 16 है, कंप्लीट करके ही जाएंगे। चलो 10th रीड करते हैं। प्रूव दैट द वेक्टर ए बी सी कैन फॉर्म साइड ऑफ ट्रायंगल एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन बाइसेक्टिंग द वेक्टर सी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि ये जो आपके 3 वेक्टर दिए हुए हैं ये ट्रायंगल के साइड हैं, और ये भी आप हमें दिखाइए कि लेंथ ऑफ मीडियन, जो मीडियन का लेंथ है जो सी वेक्टर को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब दो भागों में बांट रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। मतलब लेंथ ऑफ मीडियन चाहिए उसको जो वेक्टर सी को बाइसेक्ट करते हुए बन रहा है मीडियम। तो चलो फ्रेंड्स, दोनों को फाइंड करते हैं। पहले वाले को प्रूव करना है, दूसरे वाले को फाइंड करना है। तो फ्रेंड, इसे सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहले गिवन है उसे हम लिख लेंगे, उसके बाद हम ड्रॉ कर लेंगे एक ट्रायंगल। तो मैंने ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लिया पी क्यू आर, जिसके वेक्टर हैं ए बी और सी। देखो, हमें अभी पता नहीं है कि ये ट्रायंगल के साइड है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल के ही साइड है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। अब फ्रेंड्स, बेसिक सा रूल लगाएंगे, ट्रायंगल लॉ, जो एडिशन का ट्रायंगल लॉ है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे। अगर ये तीनों वेक्टर कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, कोई ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ज़रूर फॉलो करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ दीज वेक्टर्स आर साइड ऑफ ट्रायंगल देन इट फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अगर ये दिए हुए वेक्टर साइड है ट्रायंगल के, तो ये जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ज़रूर फॉलो करेंगे। आप फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से जानते हो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये बोलता है कि दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के होता है। उसमें ये मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको समझाया था, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, तो फ्रेंड्स उसमें मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल आता है। तो ये तीन वेक्टर आपके सामने, अगर तीनों को तीनों ट्रायंगल के साइड है तो वो जो है फॉलो जरूर करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को। यानी इनको, इनमें से दो को ऐड किया जाए तो तीसरे का इक्वल आ ही जाएगा। तो आप इसके लिए आप दो वेक्टर, एक बार ये दोनों को लो, बी और सी लो, एक बार जो है ए बी लो। देखो इस तरह से कि कौन जो है दो को ऐड करने से तीसरा ऑटोमेटिक आ जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही टेस्ट कर रखा है। देखो, बी और सी को जोड़ोगे तो ए वेक्टर के इक्वल आएगा। देखो 4 और यहाँ पे आपका आई है ना, माइनस आई है तो 1 है, तो 4 और -1 को ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से आप 3 और 2, तो 3 में से 2 जाएगा 1, ये आपका 1 आ जाएगा। और यहाँ देखो 4 और -6 है, तो -6 में से 4 जाएगा तो ये -2 आ जाएगा, तो ये इक्वल आएगा। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स मैंने टेस्ट करके रखा था, आपको टेस्ट करना पड़ेगा, आपको दिया रहेगा वेक्टर, आपको टेस्ट करना पड़ेगा। मैंने रखा हुआ था, तो यहाँ पे देख सकते हो दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल आ रहा है। तो ये दोनों सेम ऑर्डर में है, बी और सी सेम ऑर्डर में है, ये उसके अपोजिट ऑर्डर में है, रिवर्स ऑर्डर में है। तो इसके अनुसार हम डायग्राम को एरो ड्रॉ करेंगे। उस पर देखो, ये देखो बी वेक्टर, ये आपका ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर, दोनों सेम ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये रहा आपका, देखो ये सेम ऑर्डर में हो गया, यहाँ से गया ये सेम ऑर्डर, ये ए आपका रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर क्या होगा फ्रेंड्स, ऐसे 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 जाएगा तो ये सेम ऑर्डर हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर जस्ट इसके उल्टा। अब इसको फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए हम ए वेक्टर को यहाँ पे लिखेंगे, जो ए वेक्टर है आपका
3i+j-2k, ओके, इक्वल टू बी वेक्टर लिखेंगे -i+3j+4k, और यहाँ पे आपका सी लिखेंगे +c 4i-2j-6k, ओके फ्रेंड्स। अब यहाँ से 3i+j-2k और इक्वल टू आपका इसको करोगे तो सेम ही आ जाएगा ना, 3i+j-2k, ओके। तो देख सकते हो ये आपका LHS, दिस इज द RHS, दोनों साइड इक्वल। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं दीज वेक्टर्स आर साइड ऑफ ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, मीडियन निकालना है, लेंथ ऑफ मीडियन हमें फाइंड करना है। तो देखो मैंने मीडियन पहले से ड्रॉ करके रखा है, पी से यहाँ पे देखो सी वेक्टर, उसमें लिखा है कि सी को क्रॉस कर रहा है, सी को मीडियन क्रॉस कर रहा था। देखो ये वेक्टर आपका सी है, क्यों और क्या है, सी वेक्टर है, तो इसको क्रॉस करना चाहिए। तो देखो इस पर इसी को क्रॉस कर रहा है, इसी पे आके गिर रहा है ये, तो ये मीडियन है। तो मीडियन करने का मतलब है 50 इधर और 50 इधर, आधा आधा भागों में बांटेगा। हमें लेंथ चाहिए किसका, इस PD का चाहिए, PD तो मीडियन है, तो हमें लेंथ ऑफ PD चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। तो PD का लेंथ करने के लिए वही फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज़ करके वेक्टर को ऐड करते हैं उसको लगाएंगे। देखो ये आपका सेम है, इसी डायरेक्शन में ये रो जाएगा इस साइड और ये इस साइड जाएगा, तो ये फ्रेंड्स किस में जाएगा, तो आपको इसको जो है इसी ऑर्डर में लेने हैं, ठीक है। यहाँ से गया P से लेकर D, ठीक है, और D से लेकर Q, इस तरह से। और ये आपका है ये A वेक्टर जो है रिवर्स ऑर्डर में है। तो देखो ये वाला जो वेक्टर है ऐसे ये सेम ऑर्डर और ये रिवर्स ऑर्डर, और यहाँ से हम ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाएंगे तो यहाँ से PD मिल जाएगा ना। तो फ्रेंड्स हम लिखेंगे लेंथ ऑफ मीडियन बाइसेक्टिंग द वेक्टर C, यानी मीडियन का लेंथ जो कि वेक्टर C को बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला वेक्टर PD हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में पड़ेगा फ्रेंड्स, ये वाला ट्रायंगल ले लो आप, PDQ। तो लिखेंगे PD और एक Q, ओके। अब इसमें लगाएंगे ट्रायंगल ऑफ एडिशन, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाएंगे तो देखो सेम ऑर्डर वाले को ऐड करेंगे। देखो ये P से लेके D और D से लेके Q, तो PD + DQ, तो लिखेंगे PD + DQ इक्वल टू फ्रेंड्स क्या होगा, ये सेम ऑर्डर है और ये आपका रिवर्स ऑर्डर है, तो ये जो है आपका PQ क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है, तो PQ लिख देंगे, ठीक है। P से लेके Q जा रहा है ना, ये P से लेके Q जा रहा है, PQ लिखेंगे। अब PD तो हमें पता नहीं, PD तो निकालना है, प्लस DQ तो पता है यार, देखो ये DQ पता है, DQ ये वाला DQ है ना, तो ये आधा आधा भागों में बांट रहा है ना इसको, ये पूरा C वेक्टर था, देखो Q और क्या है, पूरा C वेक्टर है, तो ये पूरा C वेक्टर है, तो आधा आधा भागों में बांट रहा था, C/2 है, ये C/2 है और ये C/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे C/2 वेक्टर इक्वल टू PQ क्या है फ्रेंड्स, PQ A वेक्टर है, तो यहाँ पे A वेक्टर लिखेंगे, ओके। अब फ्रेंड्स में PD निकालना, तो PD वेक्टर इस साइड छोड़ देंगे और C/2 को इस साइड भेजेंगे, तो A वेक्टर माइनस C/2 वेक्टर, ओके। और यहाँ पे PD अब सबको रखेंगे, यहाँ पे A वेक्टर का वैल्यू रखेंगे, तो ये रहा A वेक्टर और C/2, ये रहा C वेक्टर, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2i हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये i हो j हो जाएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, यहाँ पे 3 के -3 के होगा। चलो इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे A वेक्टर पहले, तो 3i + j-2k माइनस C/2, तो हम लिखेंगे C का लिख देंगे यहाँ पे 4i - 2j-6k डिवाइडेड बाई 2। इसको फ्रेंड्स हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा 1, और j आपका यहाँ पे
यहाँ फ्रेंड्स ये यहाँ पे माइनस है ना, तो ये जाएगा इसके साथ, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, जे जे यहाँ पे 2j, और ये माइनस ये वाला इसमें जाएगा तो प्लस, और 3, तो 3 में से 2 जाएगा 1, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब आपको लेंथ ऑफ PD चाहिए, तो यानी PD का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करके अंडर रूट करते हैं। तो देखो ओ यहाँ पे कुछ नहीं है तो ना, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो इस तरह से अंडर रूट 6 आएगा। तो लेंथ ऑफ मीडियन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6। यही हमारा आंसर है। तो ये सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द प्लेन 2x - 3y + z + 6 = 0। यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दो पॉइंट्स है, इनसे एक लाइन बन रहा है, इसको जो है ये प्लेन जिसका इक्वेशन ये है डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो फाइंड कीजिए। चलिए इसको करते हैं मैथमेटिकली। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन में बोला गया है उसी को हम सपोज कर रहे हैं, उसके अनुसार डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो लिखा मैंने, सपोज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी, ए और बी दो पॉइंट्स है जिनके कोऑर्डिनेट ए वाले हैं, ए का दिस है और बी का दिस है, इंटरसेक्ट द प्लेन एट पॉइंट सी। ये प्लेन है, ठीक है ना, ये फ्रेंड्स ये वाला प्लेन है, ये प्लेन आपका है और सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये जो है लाइन, और ये प्लेन के बीच इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए सी है, पॉइंट सी, एंड द प्लेन डिवाइडेड इनटू रेशियो m रेशियो n टू द लाइन। अब ये प्लेन जो है इस लाइन को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, इसी m और n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स पहले तो हमें c निकालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही c पता लग जाएगा, c वो पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर c पता होता कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फटाक से एक लाइन में ये जो है इसका आंसर आ जाता है, तो नहीं दिया है, यही तो क्वेश्चन है, यही ये चाहता है। तो पहले आप सी फाइंड करो, उसके बाद फटाफट रेशियो निकल के सामने आ जाएगा आपके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे देखो हम चल रहे हैं सॉल्यूशन की ओर, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ फर्स्ट फाइंड पॉइंट सी जिसका कोऑर्डिनेट का है एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हमने मान लिया है एक्स वाई जेड है। तो x इक्वल टू क्या, अब x का कोऑर्डिनेट, फिर y का, फिर z का कोऑर्डिनेट। तो देखो c हमें नहीं पता, तो फ्रेंड्स हमने सीख रखा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या सीखा था, mx2 + nx1 डिवाइड बाई m + n, ठीक है, x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। जस्ट y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए my2 + ny1 डिवाइड बाई m + n। सेम इसी तरह से आपका जेड के लिए था, तो जेड के लिए क्या था फ्रेंड्स, mz2 + nz1 डिवाइड बाई m + n। ये हमने सीखा था सेक्शन फार्मूला में, जब इंटरनली इंटरसेक्शन होता है, मतलब जब इंटरनली डिवीज़न होता है तो ये फार्मूला काम आता है। अब इसी का यूज़ करेंगे हम। तो देखो ये आपका फार्मूला x का कोऑर्डिनेट है ना, तो mx2 + nx1 डिवाइड बाई m + n। तो देखो m तो m है, m तो दिया नहीं है, x2 एंड दिस फ्रेंड्स ये आपका x1, ये x2, इधर वाला x1 इधर वाला x2। तो देखो ये x है, सॉरी x2 है, ये x1 है, इस तरह से y2 है, ये y1 है, ये z2 है, ये z1 है। समझ में आ गया। अब यहाँ से करेंगे हम, तो 3 × 3 और प्लस n भी नहीं दिया, n तो निकालना है, mn तो निकालना है। अब यहाँ पे x1 तो × 2 डिवाइड बाई m + n, तो इसको हम लिख सकते हैं 3m + 2n डिवाइड बाई m + n। इस तरह से y, तो y निकालने के लिए my2 + ny1 डिवाइड बाई m + n। अब फ्रेंड्स m तो नहीं है, y2 5 प्लस y1 n इंटू y1 क्या है 4 और m + n। अब इसको लिख सकते हैं हम 5m + 4n डिवाइड बाई m + n। इस तरह से फ्रेंड जेड वाला को करेंगे mz2 + nz1 डिवाइड m + n। अब यहाँ पे लिखेंगे m इंटू z2 क्या है फ्रेंड्स, z2 -4 प्लस आपका n इंटू z1 आपका फ्रेंड्स यहाँ पे 16 है डिवाइड बाई m + n। अब फाइनली इसको लिख देंगे
-4m+16n डिवाइड बाई m+n। तो फ्रेंड्स एक्स वाई जेड ये तीनों को हमको कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल चुके हैं m और n के फॉर्म में, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये c के कोऑर्डिनेट है। तो देखो फ्रेंड्स ये c का जो कोऑर्डिनेट है ये कहाँ लाई कर रहा है आपका, देखो ध्यान से, तो ये इस प्लेन में लाई कर रहा है, इस प्लेन का पार्ट है ये। तो अगर ये प्लेन का पार्ट है तो जो प्लेन का इक्वेशन दिया है उसमें इसका कोऑर्डिनेट रखेंगे तो वो जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगा इसको, क्योंकि है तो उसी में ना, उसी प्लेन में है, तो उसके इक्वेशन को भी वो सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स लिखेंगे इफ पॉइंट सी जो पॉइंट है लाई ऑन किस पे, प्लेन पे लाई कर रहा है, तो प्लेन का जो इक्वेशन क्या था 2x - 3y + z + 6 = 0, ये आपका दिया था प्लेन का इक्वेशन। तो फ्रेंड्स अगर c प्लेन में है तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ जहाँ x y z है वहाँ पे हम जो निकाले हैं पॉइंट c का कोऑर्डिनेट उसको रखेंगे। तो देखो रखते हैं, तो 2 × x, तो x की जगह क्या है, x की जगह हमारा ये है 3m + 2n डिवाइड m+n, तो यहाँ पे लिखेंगे 3m + 2n डिवाइड बाई m+n। उसी तरह से -3y की जगह 3y है ना, -3y, तो y की जगह ये हमारा 5m + 4n डिवाइड बाई m+n। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस जेड वाला ये पार्ट है, तो यहाँ पे -4m + 16n डिवाइड बाई m+n। उसके बाद क्या है फ्रेंड, +6 = 0। फ्रेंड्स उसके बाद ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये 2 को अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6m + 4n हो जाएगा, और यहाँ से 3 को अंदर ले जाएंगे तो ये 15m + 12n हो जाएगा। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे m + n LCM लेंगे, उसके बाद इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, ये माइनस दोनों में जाएगा तो -15 है, और ये प्लस है तो यहाँ पे -12n हो जाएगा। ओके, एज इट इज़, और ये देखो 6 है तो m + n को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एज इट इज़ हो जाएगा 6m + 6n = 0। अभी देखो m वालों को m के साथ, n वालों को n के साथ करेंगे तो यहाँ पे होगा फाइनल 7m + 14n डिवाइड बाई m+n। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस क्या करना है, सिंपली इसको इस साइड भेजो तो 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ इस साइड। ओके, सिर्फ -7m + 14n बचेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया तो ये बचा, और इसको क्या किया मैंने, ये -7m को इसमें ले गया तो ये हो गया +7m। ओके, अब देखो 7 दूनी के 14 कट गया, तो इधर 2 बचा तो ये 2n हो गया, इधर m बचा। अब फ्रेंड्स मैंने क्या किया, n को इस साइड ले आया तो ये मल्टीपल में, तो इधर जाकर डिवीजन में हो जाएगा, तो m/n होगा, और इधर 2 है, इधर नीचे कुछ नहीं तो मैंने 1 डाल दिया तो 2/1 हो गया। तो देखो mn का रेशियो आ गया 2:1, तो यही हमारा आंसर है, यही रेशियो में फाइंड करना था। तो क्या आएगा फ्रेंड्स रेशियो 2:1, यानी ये जो लाइन है ए बी, इसको प्लेन जो है डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:1 में, ये 2 और दिस इज 1। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, सो दैट 3 पॉइंट्स -2j + 3k 2y + 3j - 4k एंड -7j + 10k आर कोलिनियर। यानी फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट्स गिवन है 1 2 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, ये प्रूफ कीजिए कि ये जो है कोलिनियर है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है। तो फ्रेंड्स जो गिवन है उसको मैंने ए बी सी करके बना लिया 3 पॉइंट। ठीक है, ऐसे आपको दिया था तो मैंने ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट लेट कर लिया। आप देखो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे इफ़ दिस पॉइंट आर कोलिनियर देन वेक्टर फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट आर इन मल्टीपल ऑफ ईच अदर। यानी अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इनके द्वारा जो वेक्टर बनेगा वो एक दूसरे का मल्टीपल बनेगा, मतलब एक हो सकता है 2 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है एक 2 टाइम्स नीचे हो, मतलब कम हो, एक टाइम्स ज़्यादा हो एक टाइम्स कम हो, इस तरह से होगा। और दैट मीन्स इट इज़ पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के पैरेलल होंगे जो वेक्टर बनेगा इन तीनों पॉइंट से। तो चलो फ्रेंड्स ये देख लेते हैं हम, पहले हम बनाते हैं ए बी वेक्टर।
जितने वेक्टर पॉसिबल हो सकते हैं 3 पॉइंट से वो हम बनाएंगे। तो हम ए बी वेक्टर बना दिए पहले। तो ए बी निकालने के लिए कैसे हम करेंगे, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को, ए मतलब बी पॉइंट में से ए पॉइंट को माइनस करेंगे तो हमें ए बी वेक्टर मिलेगा। बी आपका क्या है, फाइनल पॉइंट, और ये आपका इनिशियल पॉइंट है। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, इस पर वेक्टर मत लगाओ, ठीक है, ये पॉइंट है। तो बी में से ए घटाएंगे तो एक्चुअल में बी ए है और ए आपका ए है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आई वाला को आई के साथ, तो देखो 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा आई बचेगा, प्लस 3 में से 2 जाएगा तो ये -2 है तो प्लस हो जाएगा, तो 5j। अब यहाँ से -4 है और ये प्लस है तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये -7k हो जाएगा। इस तरह से दूसरा वेक्टर पॉसिबल है बी सी निकालने के लिए सी पॉइंट में से बी पॉइंट को घटाएंगे तो यहाँ से फ्रेंड्स फाइनली आएगा 2 - 2i 10j + 14k। कर लेना, वही चीज़ है, सेम थिंग। फिर एक और वेक्टर पॉसिबल है ए सी। तो ए सी निकालने के लिए सी पॉइंट में से ए को घटाना पड़ेगा और ए निकल के आएगा -i + 5j + 7k। तो मैंने बताया कि अगर ये कोलिनियर है तो इनका द्वारा जो वेक्टर बनेगा वो एक दूसरे का मल्टीपल होगा। तो देखो जैसे हम बी सी लेते हैं, तो हम बी सी लेते हैं, बी सी हमने निकाल लगा ना ये वाला। तो एक्चुअल में फ्रेंड्स ये क्या है, एक्चुअल में देखो -2i 10j + 14k। इसमें से आप क्या कॉमन कर सकते हो, तो -2 कॉमन करो आप, इसमें से -2 कॉमन करो तो इसमें से -2 कॉमन करोगे तो ये बचेगा, यहाँ से -2 कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा +5j, और यहाँ से -2 कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा -7k। ये क्या है, देखो ये किसी से मिलता जुलता जरूर लगेगा आपको। तो फ्रेंड्स ये कुछ और नहीं, ये आपका ए बी है, ए बी वेक्टर है ये वाला, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 ये क्या है, बी वेक्टर। मैंने बताया ना एक दूसरे का मल्टीपल हो, देखो 2 टाइम्स मल्टीपल, ठीक है, बी सी के 2 टाइम्स मल्टीपल है, मतलब ए बी में हम -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी सी आ रहा है। तो देख सकते हो पैरेलल है ना। मैं बताऊंगा डायग्राम के हिसाब से आपको बताऊंगा कि किस तरह पैरेलल है। अब देखो ए सी लेते हैं, ए सी ले लो, ये वाला ये वाला। तो ए सी वेक्टर -i -5j + 7k। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, तो माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो i बचेगा +5j और ये -7k हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ये क्या है, फिर से ये वाला क्या है, ये ए बी है तो -ab वेक्टर हो जाएगा। तो ए सी वेक्टर क्या है, -ab वेक्टर हो गया। तो देखो ये -1 टाइम्स जो है आपका है, मतलब ए सी जो है -1 टाइम्स ऑफ ए बी है। तो देखो फ्रेंड्स जितने यहाँ पे पॉसिबल हो सकते थे, देखो ए बी तो आपका सिंगल है, ठीक है ना, दोनों में ए बी है, आप देख सकते हो। तो ए बी को मैंने कॉमन के तौर पे दोनों में लिया है। तो इस तरह से देखो, इधर से ये देखो किस तरह से पैरेलल हैं और कितने टाइम्स है। मैं आपको डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ यहाँ पे। तो देखो जो ये पहला वेक्टर है ए सी और ए बी जो वेक्टर है, ये दोनों बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है एक दूसरे के। देखो इसमें माइनस लगा है, इसमें माइनस नहीं है, तो ये ए सी के अपोजिट है, ठीक है। तो क्या देखो ए बी हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे मैंने एक ए बी वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक। ए बी वेक्टर ये सपोज करो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ए सी किस में जाएगा, ए सी माइनस है, ठीक है ना, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी लाइक दैट, ऐसे होगा। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है तो बराबर ड्रॉ करेंगे और ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ओके। अब देखो बी सी क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बी सी वेक्टर है वो -2 टाइम्स ए बी है, यानी ए बी के 2 टाइम्स है, वो भी नेगेटिव में, मतलब उल्टे डायरेक्शन में, ए बी के जस्ट उल्टे डायरेक्शन में। देखो यार ये हो गया ए बी, ये हो गया ए सी, और बी सी कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ए बी के 2 टाइम्स वो भी उल्टे दिशा में, मतलब ए बी के जस्ट उल्टे, यानी इसी डायरेक्शन में, इसी में।
तो इसके 2 टाइम्स यहाँ से 2 टाइम्स, तो 2 गुना मैंने बड़ा कर दिया, 1 गुना बड़ा कर दिया, और जस्ट इसके ए बी इस साइड है तो बी सी इस साइड हो गया, उल्टा दिशा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम देख सकते हैं कि तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब ये को लीनियर हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। नाउ वी कैन सी दैट ऑल 3 वेक्टर्स आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मल्टीपल है और पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए ये को लीनियर है, प्रूव्ड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 30 नंबर, इसमें 2 क्वेश्चन है। इफ ए बी सी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सो दैट द 3 मीडियंस concur at point 1/3 a plus b plus c called centroid। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ए बी सी ट्रायंगल है जिसके वर्टिस ए बी सी है और उसके पोजीशन वेक्टर ए बी सी है। तो आप हमें दिखाइए कि उनके मीडियन से जो सेंट्रॉइड बन रहा है उसका पॉइंट 1/3 a plus b plus c है। चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसे प्रूफ करने के लिए जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो लिखेंगे लेट ए बी सी द ट्रायंगल हुज वर्टिस आर ए बी, जिसके वर्टिस ए बी सी हैं, एंड ऑल्सो पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर भी बी सी है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ओके, कंसीडरिंग इज द मीडियन, ए डी को हम मीडियन बोलते हैं, ठीक है। मीडियन मतलब क्या होता है, जो किसी साइड को 50-50 में डिवाइड करे, आधा आधा भागों में, बी सी को आधा आधा भागों में बट रहा है, सेम, ठीक है। मीडियन एंड डी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो डी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया बी सी का, ठीक है। और सो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखो ये बीच का पॉइंट है ना, ये डी तो बीच का पॉइंट है, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा फ्रेंड्स, दोनों को जोड़ 2 से डिवाइड, तो बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में तो ऐसा लिखा है कि ए और बी और सी यही वर्टिस है और यही पोजीशन वेक्टर है, ऐसे ही लिखा है। तो एक्चुअल में हम इसी को मान के चलेंगे, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, इसे आप मत लेट लो, इसे हटाई दो, ठीक है, इसे हम काट देते हैं, चलो काट देते हैं, ठीक है। अब इसी को लेट करो, यही वेक्टर है यही वर्टिस है, तो दोनों वेक्टर को मैंने ऐड किया, बी वेक्टर को और सी वेक्टर को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो डी पॉइंट डी का हमें मिल गया। तो हमें लिख सकते हैं बी प्लस सी बाई 2, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो ऐसे। तो फ्रेंड्स ये डी का हमें मिल गया पॉइंट, ठीक है। अब देखो हम आगे लिखते हैं, नाउ वी नो दैट सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियंस इन द रेशियो 2:1। तो देखो फ्रेंड्स, होता ये है कि सेंट्रॉइड का जो मीडियन होता है वो उसको 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब ये 2 और ये 1, मतलब ये लाइन जो है ना, ये जो कटा, इस सेंट्रॉइड को हम जी बोलते हैं, ठीक है, जी से इसे डिनोट करते हैं। तो जहाँ पे कटा इसे जी बोला, तो जो पॉइंट कटा, ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट को 2 में और नीचे वाला पार्ट को 1 में डिवाइड करता है। फ्रेंड्स, जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रॉइड गूगल पे करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा कि उसे वो 2:1 में डिवाइड करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो वही मैंने लिखा 2:1। इफ़ द सेंट्रॉइड इज ए पॉइंट विच डिवाइड ए डी इन द रेशियो m:1, मान लेते हैं 2:1 को m:1, ठीक है, और m:1 जब हो जाता है तो हमें पता चलता है कि सेक्शन फार्मूला लगाना होता है। जब हमें पता चलता है कि कोई लाइन m:1 में डिवाइड हो रहा है तो उसमें हम सेक्शन फार्मूला लगाते हैं उस पॉइंट को निकालने के लिए जिस पॉइंट के कारण वो डिवाइड हो रहा है। तो अब देखो बाय सेक्शन फार्मूला से हम लिखेंगे यहाँ पे जी का हम पॉइंट, ये जी को निकालना है ना, जी का हमें पॉइंट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई 2। इंटरनली देखो, ये भी इंटरनली डिवीज़न है, देखो अंदर ही कर रहा है, ए है और ये डी है, तो अंदर ही डिवाइड कर रहा है ना, तो इसलिए इंटरनली डिवीज़न है। तो इंटरनल डिवीज़न वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो mx2 + nx1 डिवाइड बाई 2 होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो m क्या है आपका 2 है, और आपका n क्या है 1, ठीक है, 2:1 यानी m:n, तो 2 आपका है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2m, ठीक है ना, mx2 होता है इंटू x2। अब x2 कहाँ से लाएंगे भाई, तो m है
तो इस साइड आपका x2 आ जाएगा। b प्लस सी डिवाइड बाई 2 क्या है, ये x2 का काम करेगा, तो b प्लस सी डिवाइड बाई 2, ओके, प्लस एन एक्स वन, एन क्या है 1 इंटू 1 का है आपका ये है, ठीक है, ए वेक्टर, डिवाइड बाई m प्लस एन यानी 2 प्लस 1, ओके फ्रेंड्स। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा b वेक्टर प्लस c वेक्टर, और 1 और a से मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा a, ये हो जाएगा ये, तो डिवाइड बाई 3, ओके। इसको अरेंज करेंगे तो हम लिखेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डिवाइड बाई 3 करो, या ऐसे लिखो 1/3 a प्लस b प्लस c, ठीक है, a प्लस b प्लस c वेक्टर। ये हमारा प्रूव हो गया। यही सेंट्रॉइड का पॉइंट है, या कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हो, और इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है, उससे भी प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड्स 13 का सेकंड क्वेश्चन, इंटरनली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स कंकर एट द पॉइंट दिस a इंटू a b इंटू b प्लस c इंटू c प्लस c, सॉरी, a प्लस b प्लस c प्लस डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c कॉल्ड इन सेंटर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वही आपका रहेगा त्रिभुज ABC आपका रहेगा, जिसके वर्टिस ABC रहेंगे और पोजीशन वेक्टर ABC रहेंगे। अब इसमें आपको करने हैं कि एंगल को, जो ट्रायंगल में जो एंगल होते हैं उनको आपको बाइसेक्ट करना है, और बाइसेक्ट करने से तीन एंगल होंगे ना, उसमें तीन एंगल को बाइसेक्ट जब करेंगे तो एक पॉइंट पे फिर से कट करेंगे वो, तो जब एक पॉइंट पे कट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। तो एक पॉइंट पे जो तो वो पॉइंट ये वाला होगा, ठीक है, ये आपको नहीं है, इसे आपको प्रूव करना है कि ये वो पॉइंट होगा, यानी इन सेंटर का कोऑर्डिनेट बोलो, पॉइंट बोलो, ये होगा, ये प्रूव करना है। तो इन सेंटर क्या होता है फ्रेंड्स, किसी ट्रायंगल में जो एंगल होते हैं उनको जब बाइसेक्ट करते हैं हम, तीनों एंगल को जब बाइसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्ट करने के कारण जो हम लाइन खींचते हैं तो वो तीनों लाइन एक जगह कट करते हैं, तो कट करने के कारण वो जो पॉइंट है उसी को इन सेंटर बोलते हैं। चलो इसको प्रूव करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स इसको समझो, देखो ये आपका लेट ABC लेंथ ऑफ साइड, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल हो गया ABC, जिसके वर्टिस ABC और वेक्टर भी ABC है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंगल बाइसेक्टर किया, देखो एंगल A को बाइसेक्ट किया, मतलब 50-50 में बांट दिया, 50 और 10-50। अब देखो मैं ये जो लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये एंगल को आधा आधा बांटते हुए ड्रॉ किया है, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया कि ये क्या बटेगा, ठीक है, डी पॉइंट, हम डी मिड पॉइंट नहीं है BC का, ये BC का मिड पॉइंट नहीं है, इस हो या ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है कि ये 50 बटा है कि नहीं, ये एंगल a/2 इधर भी और a/2 इधर भी होना चाहिए, बस ये हमें अभी चाहिए इन सेंटर के लिए। उसी तरह से B एंगल को भी b/2 में डिवाइड किया गया है, B जो आपका ये बाइसेक्टर है, ठीक है ना, BE बाइसेक्टर B एंगल को 50-50 में डिवाइड कर रहा है, तो दोनों जहाँ पे कट कर रहे हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर। सेम उसी तरह से हम तीसरा भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अब ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हमें इतना से प्रूफ हो जाएगा, वो भी इसी पॉइंट पे आके कट करेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे ABC लेंथ ऑफ साइड माना है, तो जो है ना ये पूरा BC का जो लेंथ क्या है A है, और ये AB का पूरा लेंथ C है, और AC का लेंथ मैंने B मान लिया है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रूफ ही ऐसा करना है, उसमें दिया ही ऐसा है, ठीक है, AA प्लस BB प्लस CC ऐसा दिया है, तो वो जो छोटा वाला है ना वो उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और जो बड़ा वाला है ना वो वेक्टर है, तो ये आपका लेंथ ही मैग्नीट्यूड होता है, तो ये मैंने लेट किया है। अब फ्रेंड्स हम प्रूफ करने के लिए चलेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ACD। ABD देखो, ABD यानी ये वाला, ACD यानी ये वाला, दो ट्रायंगल। अब दोनों ट्रायंगल कैसे बन रहे हैं, AD बाइसेक्टर से बन रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD इज बाइसेक्टर,
ठीक है, बाइसेक्टर है, क्या है, किसका बाइसेक्टर कर रहा है, तो एंगल का कर रहा है। ओके, तो एंगल का ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को। तो फ्रेंड्स, बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से अगर अगर कोई जो है लाइन, कोई अगर लाइन है किसी ट्रायंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, उसके एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 50-50 में डिवाइड कर रहा है, तो उसका एक प्रॉपर्टी होता है। तो देखो फ्रेंड्स, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का कोई एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, यानी 50-50 में डिवाइड हो रहा है, तो उस बाइसेक्टर द्वारा जो ट्रायंगल बनेंगे उनके साइड समानुपाती होंगे। उनके जो साइड होंगे, जैसे ये साइड है, ये साइड है तो ये इसके समानुपाती होगा, ये साइड है तो इसके समानुपाती होगा। ऐसा आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो उसी के अनुसार हम लिख रहे हैं, एडी क्या है, एडी बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो इसके अनुसार इसके साइड रेशियो में होंगे, यानी समानुपाती होंगे। तो देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, तो इसमें देखो इस ट्रायंगल का साइड देखेंगे तो ये AC, यानी ये वाला ट्रायंगल ACD में हम देखें तो AC का साइड अगर लेंगे तो इसमें हम क्या लेंगे, ABD में क्या लेंगे, ये वाला साइड लेंगे, दिस इज द AB वाला साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे AB। ओके, और इक्वल, अब उसके बाद ये वाला साइड, ठीक है, CD या DC बोलो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रेंड्स DC, और इसमें फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा BD, ठीक है, तो डिवाइड बाई BD। ये हम लिख सकते हैं कैसे, तो लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टीज बाई एंगल, यहाँ पे लिख देना बाई एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टीज से। अब फ्रेंड्स जो गिवन है हम लिख देंगे AC क्या दिया है, देखो EC आपका क्या है, इसका लेंथ क्या है B, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं B। AB क्या है, तो ये भी है C, तो C लिख देंगे। ये आपका ऐसे है DC बाई BD, ये कुछ नहीं दिया अभी। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो इसको इस साइड लिखो, DC डिवाइड बाई BD इक्वल टू B बाई C, यानी DC बाई BD, यानी DC, देखो ये DC BD कहाँ पे है, देखो DC बाई BD इसमें है ना, ये पूरा BC है, तो BC को डिवाइड, देखो यहाँ पे किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, BC B बाई C में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो DC बाई BD, और DC बाई BD एक तरह से डिवीज़न है ना, इसे दो पार्ट में बांटा है BC को, यह वाला यही तो पार्ट है ना आपका फ्रेंड्स, DC प्लस BD, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेशियो आ गया B बाई C, तो ये DC इक्वल टू B, तो ये आपका ये जो पार्ट हो गया ये वाला ना, ये B और BD ये आपका हो गया C, ठीक है, तो BD जो हो गया आपका C पार्ट हो गया, तो B रेशियो C में डिवाइड कर दिया BC को। अब फ्रेंड्स हमें रेशियो मिल गया कि इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, तो हम D का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो देखो D का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ D का कोऑर्डिनेट, तो BC क्या कर रहा है, BC डिवाइड इन द रेशियो, किस में डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो C, B बाई C में, ठीक है, B बाई C में, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ D, तो देखो फिर वही हो गया mx2 nx1 वाला, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, तो mx2, तो इसे हम अगर फ्रेंड्स इसे हम अगर m मान लें और इसे n मान लें, मतलब c को m और b को n मान लें, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, mx2, तो m की जगह c लिखेंगे, ओके, छोटा वाला c, और x2, तो x2 देखो ये c है, यही वेक्टर है, यही वर्टिस है, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो c x2 की जगह c काम करेगा, तो इंटू बड़ा वाला c प्लस, उसके बाद mx2 हो गया nx1, तो n आपका ये हो गया b, तो यहाँ पे लिखो b इंटू छोटा वाला b है, उसके बाद nx1, ये x1 का काम करेगा b, बड़ा वाला b, तो यहाँ पे लिखोगे बड़ा वाला b डिवाइड बाई m प्लस n, तो यानी b प्लस c, तो b प्लस c हो गया। तो ये आपका D का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। दो फ्रेंड्स ये आपका जो ये रेशियो है, ठीक है ना,
बी रेशियो सी जो है ये सिर्फ रेशियो है, इसका लेंथ नहीं है, इस बात पे फोकस करना। लेंथ और रेशियो में बहुत डिफरेंस होता है। बी रेशियो सी सिर्फ इसका इतने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये पूरा लेंथ नहीं है कि सी बी डी का लेंथ है और ये डी सी आपका बी लेंथ है, नहीं ऐसा नहीं है, ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो अब हम बी डी निकालेंगे, इसमें से हम बी डी निकालेंगे। तो बी डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको फर्दर लेते हैं। देखो डी सी डिवाइड बाई बी डी बी बाई सी, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड जो है हम 1 ऐड कर देते हैं, बोथ साइड ऐड 1, ठीक है। दोनों साइड हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऐड 1, एक जोड़ते हैं। तो डी सी डिवाइडेड बाई बी डी, ये डी है ठीक है ना, +1 और बी डिवाइड सी +1, तो ऐड कर दिया। तो देखो डी सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई बी डी हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी। ओके, तो देखो फ्रेंड्स ये आपका डी सी प्लस बी डी क्या है, देखो डी सी प्लस बी डी ये पूरा का पूरा ए है। देखो डी सी प्लस बी डी पूरा लेंथ क्या है ए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए, कहाँ पे, ये पूरा का जगह ये पूरा का वैल्यू लिखेंगे ए और नीचे बी डी छोड़ देंगे। और इधर फ्रेंड्स आपका बी प्लस सी दिया ही है, बी प्लस सी डिवाइड बाई सी। इसको फर्दर करेंगे तो यहाँ से बी डी आ जाएगा। तो बी डी करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम बी डी को इस साइड ले जाएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए सी, और बी प्लस सी को इस साइड लाएंगे तो बी प्लस सी हो जाएगा, और बी डी को इस साइड ले जाएंगे तो इक्वल टू बी डी। तो यहाँ से हमें बी डी मिल जाएगा ए सी डिवाइड बाई बी प्लस सी। तो फ्रेंड्स मैंने तो यहाँ से बी डी निकाल लिया। अब देखो हमें कैलकुलेट करने के लिए, हमें एक्चुअल में जानते हो क्या कैलकुलेट करना है, ये रेशियो कैलकुलेट करना है। मतलब ये जो पॉइंट है, तो ये जो ए डी है इसको किस रेशियो में कर रहा है, ये इसका रेशियो क्या होगा, इसका इधर कितना पार्ट है इधर कितना पार्ट है, ठीक है, इस पॉइंट के इधर कितना पार्ट है इस पॉइंट के इधर कितना पार्ट है, ये निकालना हमें। जैसे ये निकल जाएगा बस सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और आई का कोऑर्डिनेट हमारे सामने होगा। तो देखो हमने बी डी निकाला है, तो अब इस ट्रायंगल में चलेंगे ए बी डी में। ए बी डी में क्या है, बी आई जो है एंगल बाइसेक्टर के फॉर्म में काम करेगा। तो इसी के हेल्प से हम जो है फिर से वही लगाएंगे जैसे इसमें किया ना, ए सी बाई ए बी एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि उसके जो साइड होते हैं वो समानुपाती होते हैं, यानी रेशियो में होते हैं। तो वही हम फिर से करने वाले हैं। तो आप बताओ फ्रेंड्स, यहाँ से बी आई अगर जो है एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो ट्रायंगल बनेंगे ये वाला और ये वाला दो ट्रायंगल बनेंगे ना इस बाइसेक्टर के कारण, तो इसका जो साइड होगा समानुपाती होगा, सेम रेशियो में होगा, यानी बी डी डिवाइड बाई क्या होगा, इसमें हो गया इस ट्रायंगल में बी डी हो गया, दूसरे में क्या हो जाएगा बी ए हो जाएगा, चाहे ए बी बोलो ठीक। और एक और साइड है यहाँ पे ए बचेगा डी आई और आपका ए आई, समझ में आ गया। तो इस तरह से इसको रिसीव करेंगे तो बी डी बटा ए बी और डी आई डिवाइड बाई ए आई, ऐसा करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी डी में बी आई एंगल बाइसेक्टर है, इसके कारण से बी डी बाई ए बी और डिवाइड बाई यहाँ पे डी आई बाई ए आई होगा। अब इस तरह से एंगल बाइसेक्टर होने के कारण, ये प्रॉपर्टीज़ के कारण ये ऐसा हो सकता है। अब देखो हम क्या करते हैं, डी आई बाई ए आई इसको इस साइड करो, और ये जो है बी डी डिवाइड बाई ए बी इसको इस साइड। अब फ्रेंड्स ये जो बी डी का वैल्यू भी हमने निकाल रखा है और ए बी तो पहले से ही है। अब देखो दिखाते हैं आपको। तो देखो फ्रेंड्स ये तो बी डी हमने निकाल रखा है ए सी डिवाइड बाई बी प्लस सी, और जो हमारा ए बी है, ए बी क्या है पूरी तरह से सी है, तो ये निकाल रखे हम, इसको वहाँ पे हम रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डी आई बाई ए आई इक्वल टू बी डी का क्या वैल्यू था फ्रेंड्स, ए सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी था, और ए बी का क्या था, ए बी का फ्रेंड्स आपका ए बी का सी है। अब देखो यहाँ से सी कट जाएगा, ठीक है, एक्चुअल में कुछ नहीं तो 1 है, और ये जो जब ऐसे जब मल्टीप्लाई होगा डिवीजन में ना, मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे पलट जाएगा। तो सी बाई 1 है तो 1 बाई सी होगा, 1 बाई सी होगा तो नीचे आ जाएगा सी, तो सी से सी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब अब क्या बचा है, ए डिवाइड बाई बी प्लस सी बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डी आई डिवाइडेड बाई ए आई इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। तो यहाँ पे देख सकते हो डी आई का रेशियो आ गया ना हमारे सामने, डी आई का रेशियो आ गया फ्रेंड्स ए डिवाइड बाई बी प्लस सी, और डी आई क्या है, डी आई बाई ए आई क्या है, देखो फ्रेंड्स डी आई बाई ए आई क्या है, डी आई बाई ए आई यही है ना। तो
तो ये तो हमारा आ गया, क्या आ गया, तो डी आई हमारा ए आया, ओके, और ए आई फ्रेंड्स अभी हमारा क्या आया, बी प्लस सी आ गया, ठीक है, रेशियो मिल गया इसका, ये इतना ए पार्ट है और ये आपका बी प्लस सी पार्ट है, ये रेशियो है, ये लेंथ नहीं है, ये रेशियो है। तो इस तरह से हमें रेशियो मिल गया। अब हम जो है सेक्शन फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे और आई का जो है कोऑर्डिनेट निकालेंगे अब, ठीक है। तो देखो डी का भी कोऑर्डिनेट मिल चुका है हमें, ये देखो डी का कोऑर्डिनेट ये रहा, तो यहाँ पे हम डी का कोऑर्डिनेट आपको लिख देते हैं यहाँ पे, छोटा वाला सी, बड़ा वाला सी, छोटा वाला बी, बड़ा वाला बी, डिवाइड बाई बी प्लस सी, ये हमारा डी का कोऑर्डिनेट है। तो देख सकते हो ए का तो ए ही है, ठीक है, डी का ये है, और हमें रेशियो मिल चुका है बी प्लस सी रेशियो ये। अब हम आई का निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला से, चलो निकालते हैं। तो फ्रेंड्स हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ आई का कोऑर्डिनेट। अब देखो मैंने लिखा ना, अब कोऑर्डिनेट ऑफ आई यहाँ पे लिखा, ए डी क्या कर ले, ए डी इज डिवाइड इन द रेशियो बी प्लस सी रेशियो ए। अब ए डी डिवाइड हो रहा है बी प्लस सी रेशियो ए में एट पॉइंट आई पे, जो पॉइंट आई है वहाँ से ए डी डिवाइड हो रहा है बी प्लस सी इंटू ए रेशियो में, ये वाला, ठीक है, मैंने आपको बताया डी आई आई। अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ आई लिखेंगे, फिर वो एम एक्स टू एन एक्स वन वाला लगाएंगे, ठीक है। देखो फ्रेंड्स एम एक्स टू और एन एक्स वन कैसे लगाएंगे, इसे हम एम मान लेंगे और इसे एन बी प्लस सी को एम और ए को एन मानेंगे, और एक्स टू आपका देखो एक्स टू आपका डी हो जाएगा और एक्स वन आपका ए हो जाएगा। बस लगा दो फटक से एम एक्स टू, तो एम एक्स टू क्या होगा बताओ, तो एम आपका बी प्लस सी हो जाएगा, एक्स टू आपका दिस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है एन एक्स वन क्या होगा, ए और दिस, ओके। चलो तो एम एक्स टू, तो पहले एम क्या है, एम हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे बी प्लस सी एम था, ठीक है, इन टू एम एक्स टू मतलब डी, ओके। तो डी का कोऑर्डिनेट था हमारा सी छोटा वाला बड़ा वाला सी प्लस छोटा वाला बी बड़ा वाला बी डिवाइड बाई बी प्लस सी छोटा वाला। अब ये हो गया आपका, ओके। उसके बाद जो है हमारा इनटू एन एक्स वन, तो एन एक्स वन क्या था, एन आपका ए छोटा वाला और एक्स वन आपका बड़ा वाला ए, ओके, डिवाइडेड बाई और एम प्लस एन, यानी आपका एम प्लस एन, तो एम आपका बी प्लस सी और एन आपका ए, बी प्लस सी प्लस ए लिखेंगे। अब देखो बी प्लस सी कट गया, तो यहाँ क्या बचा, देखो ए छोटा वाला ए बड़ा वाला ए, छोटा वाला सी बड़ा वाला सी और छोटा वाला बी बड़ा वाला बी। फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस होगा, एन एक्स प्लस एन एक्स वन होता है ना, प्लस एन एक्स वन, तो हम इसको लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे छोटा वाला ए बड़ा वाला ए प्लस यहाँ पे छोटा वाला बी बड़ा वाला बी प्लस छोटा वाला सी बड़ा वाला सी और ए प्लस बी प्लस सी, अरेंज कर देंगे इसको। तो यही फ्रेंड्स हमें मिलाना था, हम प्रूव कर चुके। ये इन सेंटर का कोऑर्डिनेट है, इसको हम बोलेंगे इन सेंटर, ठीक है, प्रूव्ड। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 14 नंबर, सो दैट कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस आर दिस, ये हमें लाना है, ये हमें प्रूव करना है। ये बोला है कि ए और ए तीन आपको वर्टिस दिए हैं, सॉरी ये ट्रायंगल के आपके वर्टिस है फ्रेंड्स, और इनकी सहायता से जो है आपको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है, जो कि ऑलरेडी आंसर दिया है, आपको ये प्रूफ करना है, ये वाला होगा। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सेंट्रॉइड वाला फिर से है। तो देखो गिवन है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो आप बोलोगे कि डी कहाँ गिवन दिया है भाई, मिड पॉइंट। तो देखो सेंट्रॉइड की बात है, तो सेंट्रॉइड का जब बात है तो सेंट्रॉइड कैसे बनता है, मीडियन से बनता है। तो मीडियन कैसे, मीडियन मतलब क्या होता है, जो किसी साइड को 50-50 में बांटे, ठीक है, तो आपको डी मिड पॉइंट होगा ये, तो डी इसका मिड पॉइंट हो गया। तो डी देखो तीनों वर्टिस दिया हुआ है, आपका ए वर्टिस यहाँ पे मैंने ए बी सी से अपने से ड्रॉ किया, ए बी सी उसमें लिखा नहीं है, बस उसमें वर्टिस दिया है, तो मैंने उसको नाम दे दिया, ए को यहाँ पे x1 y1 z1 को ये बोल दिया, इस तरह से इसको x2 y2 z2 को b बोला, और इस तरह से इसको c बोला, और d मिड पॉइंट हो गया इसका, जो कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये मीडियन है। तो अगर ये बी सी का जो है मीडियन d है, बीच का पॉइंट है, तो आपको इसका जो कोऑर्डिनेट होगा दोनों का जोड़ के 2 से डिवाइड होगा, x2 + x3
x2 प्लस देखो x2 x3 को 2 से डिवाइड, y2 y3 को 2 से डिवाइड और z2 z3 को 2 से डिवाइड। इसका कोऑर्डिनेट मिल गया d का, तो d का कोऑर्डिनेट हमारा ये है। अब देखो g क्या है, सेंट्रॉइड है, ठीक है, g सेंट्रॉइड है। तो हमने अपनी सीखा ना एक चीज़, ठीक है, हमने अभी भी सीखा कि 2:1 में डिवाइड होता है जो सेंट्रॉइड होता है, मतलब जहाँ पे जो मीडियन जो लाइन होते हैं मीडियन वो कट करते हैं उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो जो सेंट्रॉइड है वो पॉइंट मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये मैंने आपको अभी बताया, या गूगल कर लेना, इसमें ऐसा प्रूफ करने को नहीं बोला है कि 2:1 में डिवाइड होता है, बस हमें पता है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं, हमें जो निकालना है वो हम निकालेंगे ना, हम इसको प्रूफ पे थोड़ा ना लगेंगे। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेंट्रॉइड जहाँ पे है, उसको वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा। अब जी का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, यही तो हमें निकालना है। तो देखो जी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो एक्स पहले निकालेंगे, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो mx2, तो m यहाँ पे कौन सा काम करेगा, तो m मैंने यहाँ पे 2 देखो m/1 n, यानी m को 2 बोला है, n को 1 बोला है। तो m जहाँ जाओगा वहाँ पे हम, तो जहाँ पे m है वहाँ पे 2 ले रहे हैं और n जहाँ पे 1। तो देखो यहाँ पे mx2 है, तो mx2 देखो, तो m की जगह 2 और x2, तो अगर ये है तो ये आपका d जो होगा x2 का काम करेगा। तो d का कोऑर्डिनेट जो x वाला है वो ये आपका है x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, तो x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2। अब nx1 देखो, मैंने इसके n को इधर लिखा है, m को इधर लिखा, क्योंकि ये बड़ा है इसको साइड में कर दिया मैंने, और इसको ऐसे लिखा, कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस है इधर लिखो इधर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो nx1 लिख दो, तो n की जगह 1 और x1, ये x1 आपका ये रहा, ठीक है, सिर्फ x1 ही है, तो यहाँ पे x1, ओके। तो इस तरह से 2 से 2 कट गया और x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 आ गया। तो ये आपका x का कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह से y फ्रेंड्स निकालेंगे, फिर से देखो my2, तो y2 यानी दिस, और उसके बाद ny1, तो उसके बाद जो है y1 ही रहेगा। तो इस तरह से ये आएगा। फिर सेम फ्रेंड जेड वाला होगा, वही सेम थिंग्स, तो जेड वाले के साथ भी वही करेंगे, mz2, तो देखो यहाँ पे m की जगह 2 और z2 की जगह ये वाला आ गया d का जो ये वाला पार्ट, ठीक है, z वाला पार्ट, तो z2 हो गया और फिर z1। इस तरह से 2 + 1 = 3 हो गया, और ये वाला पार्ट z1 प्लस z2 प्लस z3। तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए x के, y के और z के, तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, यानी जी के 3 कोऑर्डिनेट x y z, और तीनों के तीन हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, और यही दिया भी है प्रूफ करने को, और यही हमारा आया भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हम प्रूफ लिख सकते हैं, नीचे सबसे आप लिख दो प्रूफ्ड, ठीक है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन। सो दैट कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टिस आर एक्स वाई जेड आर, ठीक है, मतलब आर के फॉर्म में है एक्स वाई जेड, और आर की जगह आपको 1 2 3 4 लेने हैं। तो यहाँ पे 4 दिया है टोटल, तो 4 इसमें कोऑर्डिनेट होंगे, इसलिए इसने 4 दिया टोटल। तो ये आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट ये हैं, ये हमें प्रूव करना, मतलब ऐसा हमें लाना है। तो फ्रेंड्स ये टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड है, ये वाला टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, तो ये फ्रेंड्स ट्रायंगुलर पिरामिड होता है। गूगल कर लेना, टेट्राहेड्रॉन गूगल करोगे तो आपको डायग्राम दिख जाएगा कैसा होता है ये। फिर भी अगर आपको शॉर्ट में जानना है टेट्राहेड्रॉन क्या है, तो देखो यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन में, ये टेट्राहेड्रॉन सॉलिड बॉन्डेड बाय द 4 ट्रायंगुलर फेस, मतलब एक टेट्राहेड्रॉन एक ऐसा बॉन्डेड ट्रायंगुलर है जिसमें 4 फेस होते हैं, मतलब उसमें 4 ट्रायंगल होते हैं, 4 ट्रायंगल के फेस बने होते हैं वो। दोस्तों टेट्राहेड्रॉन द ABCD हैज़ 4 फेस, ठीक है, 4 फेस होते हैं, ABCD और ACD ADB BCD। इस फिगर्स को देख लो, इस फिगर में दिए हुए है ना 4 फेस, ये आपको बता रहा है ऐसा, फिगर नंबर 3.12 देख लो, ये देख के बता रहा। इट हैज़ 4 वर्टिस, और इसके 4 वर्टिस देखो A B C और D, 4 वर्टिस हो गए, और 3 पेयर्स ऑफ विजिट एज, और इसके 3 पेयर ऑफ अपोजिट एज होते हैं, ये ABCD और BCAD और CABD। तो फ्रेंड्स ये 3D इमेज है, ठीक है ना, 3D है, ये 3D में ही होगा आपका। तो ट्रायंगल जो होता है 2D में होता है, लेकिन 3D में है। अब देखो इसको हम प्रूव करते हैं कैसे, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, अब इसको ध्यान समझो।
देखो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रेंगल फेस, एक फेस आप अच्छी तरह जानते हो, ट्रेंगल जो है ट्रेंगल उसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ये होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको प्रूफ किया, अभी दिखाया ना आपको। ये जो 14 नंबर क्वेश्चन था ये सेंट्रॉइड ही तो, ट्रेंगल का सेंट्रॉइड ही तो है ये। और मान लो कि उसका फेस ये उसका जो वर्टिस ये दिया है आपका, तो उसका सेंट्रॉइड ये होगा। तो ये चार ट्रेंगल से तो बना है, ये आपका टेट्राहेड्रॉन है, ये 4 ट्रेंगल से ही बना है। तो अगर हम जो है ट्रेंगल का सेंट्रॉइड निकाले तो BCD टोटल है ना, इसमें देखो इसमें टोटल 4 है। तो फ्रेंड्स इसमें टोटल कितने होंगे, सेंट्रॉइड कितने होंगे, 4 ट्रेंगल तो 4 सेंट्रॉइड होंगे। तो जैसे G1 मैंने लिखा है यहाँ पे, G2 G3 G4 4 सेंट्रॉइड हो जाएंगे। हमें एक से मतलब है, एक से हमें मिल जाएगा। हमें क्या निकालना है, टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड निकालना है। ये तो ट्रेंगल का आपका ये सेंट्रॉइड है। तो देखो एक फेस पे देखो G1, यहाँ पे मैंने G1 लिखा है। ये जो पूरा का पूरा ये पूरी तरह से ड्रॉ जो है यहाँ पे G1। तो ये वाला फेस है ना BCD, ये वाला फेस पे जो सेंट्रॉइड बन रहा है, इस ट्रेंगल पे जो सेंट्रॉइड बन रहा है उसका कोऑर्डिनेट है ये वाला। ठीक, अब जो इस टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड होगा उसके जस्ट बीच में होगा। ठीक है, बीच में हो सकता है, चाहे कहीं थोड़ा सा हट के हो सकता है बीच से, लेकिन होगा उसी के अंदर ही। ठीक है, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा इसके अंदर होगा, उसी को हमें फाइंड करना है। अब इस सेंट्रॉइड से, इस ट्रेंगल के सेंट्रॉइड से इस पे हम जो है लाइन खींचेंगे, ये ए से, ए को यहाँ पे G1 को मिलाएंगे, और फिर से इस तरह से जो है अगला फेस लेंगे उसको मिलाएंगे इससे। ठीक है ना, इस फेस को इससे मिलाएंगे तो एक पॉइंट कटेगा, ठीक है ना। वो पॉइंट कटेगा, तो वही जो पॉइंट होगा उसको हम G बोल दिए, वही फ्रेंड्स टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड होगा, वही हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे मैंने G1 का यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दिया है। ठीक है, ये वाला चीज़, यही वाला चीज़ यहाँ पे लिख दिया। अब हमें G का कोऑर्डिनेट निकालना है, और यहाँ पे चारों को मैंने लेट कर लिया X Y Z 1। ठीक है, इस तरह से जो है B का, इस तरह C का, और यहाँ पे D का, चारों का कोऑर्डिनेट हमें पता है। और ये हमें G1 का तो कोऑर्डिनेट पता ही हो गया, क्योंकि ट्रेंगल का सेंट्रॉइड है। अब हमें G का पता करना है। तो फ्रेंड्स एक और आप जो है चीज़ जान लो, यहाँ पे लिखा हुआ है वी ऑल्सो नो दैट, हम लोग जानते हैं द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन डिवाइड द जॉइंट्स of each vertex to the centroid of the opposite triangle face in the ratio 3:1। मतलब ये बोल रहा है कि कोई वर्टेक्स है इस टेट्राहेड्रॉन का, उसके जस्ट अपोजिट, मतलब जो सामने वाला जो साइड है उसका जो सेंट्रॉइड है उसको मिलाया जाए, और तो इस तरह से जो मिलाया जाने पे जो पॉइंट कटेगा, अब इसमें से इसने आपको इससे मिलाया तो एक लाइन खींचा, फिर इसको आप इससे मिलाओगे, ठीक है, तो फिर से एक लाइन खींचेगा तो ये कटेगा इस पर। तो ये जो कटेगा, तो ये कटिंग जो पॉइंट है वो 3:1 में डिवाइड करता है। मतलब ये जी जहाँ पे बन रहा है, जी जहाँ पे पॉइंट है, ऊपर वाले भाग को 3 और नीचे वाले भाग को 1 3:1 में डिवाइड करेगा। ओके फ्रेंड्स, इसको ध्यान समझ लो। देखो ये पॉइंट मान लो ए है, और ये जो ट्रेंगल है, ठीक है ना, ये जो ट्रेंगल बन रही है इसका सेंट्रॉइड ए वाला है। तो इसको जो मिलाएंगे ना हम, ठीक है, इसको जो मिलाएंगे इसके अपोजिट फेस, जो कि इसका अपोजिट फेस ए वाला है, सेम इसका अगर हम ले, मान लो कि ये सी है तो अपोजिट फेस ए वाला होगा, तो इसका सेंट्रॉइड मान लो ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको मिलाएंगे, तो यहाँ पे कटेगा, एक पॉइंट कटेगा जिसको जी बोलते हैं। तो ये जो जी है ना, ये जो पॉइंट, तो ऊपर वाले भाग को यहाँ पे अगर कोई भी एक लाइन लो, इसको लो, ये वाला लाइन को लो या ये वाले को लो, तो उसको 3:1 में बढ़ता है, ऊपर वाले भाग को 3 में, नीचे वाले को 1 में। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब हमें मिल गया 3:1, तो ऊपर वाले को 3, नीचे वाले को 1 में बांट रहा है, और हमें कोऑर्डिनेट भी G1 पता है, और ए भी पता है, और G1 भी पता है। तो हम निकाल सकते हैं जी का कोऑर्डिनेट। रेशियो देखो, रेशियो भी पता है, G1 भी पता है, ए भी पता है, तो अब निकाल सकते हैं ना, mx2 + nx1 का यूज़ करते हुए, क्योंकि इंटरनली डिवीज़न है, तो इंटरनल डिवीज़न के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो फोर इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा mx2। तो अब देखो यहाँ फ्रेंड्स m का काम 3 करेगा और n का काम 1 करेगा, ठीक है, और x2 का काम ये वाला करेगा,
ठीक है ना, ये G1 और x1 का काम ये वाला करेगा A। तो देखो यहाँ पे mx2, तो m की जगह 3 काम कर रहा है, x2 मैंने बताया G1 का x पार्ट काम करेगा, x वाला पार्ट काम करेगा ये वाला, ठीक। तो ये इनटू आपका nx1, तो n की जगह 1 है और x1 y1। यहाँ पे देखो, सॉरी ये वाला दिखाना था, ये दिखा दिया लगता है, ठीक है। तो x1 होगा, यहाँ पे देखो x1 है ना, x1 ही है, nx1 है तो x1 एज दिया ही है। तो आपका mx2 प्लस nx1 हो गया और m प्लस n, तो 3 + 1 आपका m की जगह 3 है ना, n की जगह 1 है, m प्लस n, तो ये 3 1 4 हो गया। और इसको 3 से 3 कट जाएगा तो जोड़ेंगे तो x1 x2 x3 x4 इस तरह से डिवाइड बाई 4। अब आपका आ गया p, मान लो p, यहाँ पे मैंने इसको बोला ये जो g है, g का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया कि p q r है, ठीक है, ऐसा मैंने बोल दिया और पी क्यू आर ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स वाला पार्ट आ गया पी के फॉर्म में, सॉरी पी वाला पार्ट आ गया एक्स के फॉर्म में, ठीक है। उसी तरह से क्यू वाला निकालेंगे, यानी वाई का बारी आ गया। अब देखो वाई वाला पार्ट लेंगे इसमें ये वाला, और इसमें वाई वाला y1। तो mx2 फिर से mx2 m की जगह 3, x2 की जगह y वाला पार्ट, और इस तरह से आपका n की जगह 1 और y1, ठीक है। और इस तरह से 3 + 1 यानी 3 1 + 4 आ गया। इस तरह से आपका ये वाला पार्ट हो गया। और सेम इस तरह से आर वाला लेंगे, आर वाला मतलब जेड वाला पार्ट लेंगे, mx2 और प्लस nx1, इस तरह 3 + 1 और ये आपका आ गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें तीनों का तीनों मिल गया। और यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में आप देख सकते हो, ए आपका ये वाला पार्ट हो गया, G1 आपका ये वाला पार्ट हो गया, और G आपका PQR मैंने लेट कर लिया और 3:1 में डिवाइड कर रहा है, और यही हमें निकालना है G। तो इस तरह से फिर सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। अब सेक्शन फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो हमने निकाल लिया सेक्शन फार्मूला लगा के। सेंट्रॉइड यहाँ पे लिखा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, तो G = दिस, यही लाना था हमें, प्रूफ हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस सेक्शन फार्मूला का यूज़ करना है, बस थोड़े से डायग्राम आपको समझने थे, वो इम्पोर्टेंट था। अगर आपको डायग्राम नहीं समझ में आया तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप गूगल कीजिए टेट्राहेड्रॉन, देखिए उसको कैसे होता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 16 लास्ट क्वेश्चन है, इसको एंड कर लेते हैं। पता नहीं मेरे वीडियो में एक टाइमिंग लगा हुआ अपने आप क्लोज हो जाता है, उससे पहले हम इसको ख़त्म कर ले। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका, M and N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल AC and BD रेस्पेक्टिव ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD सो दैट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स AB AD CD BD इक्वल टू 4MN। ये बोल रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी AC और BD दो डायगोनल है, और AC का मिड पॉइंट M है और BD का मिड पॉइंट N है। तो हमें प्रूफ कीजिए कि चारों को जोड़ने के बाद 4MN आएगा। चलिए इसे प्रूफ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, ABCD ये हमारे क्वाड्रिलेटरल हैं और ये हमारे वेक्टर भी दिए हैं। तो जब फ्रेंड्स ये वर्टिस हैं ABCD, वही हमारे वेक्टर भी हैं, उसको हम वेक्टर ही रिलेट कर लिए हैं। तो देखो मिड पॉइंट हमने लिख दिया, AC का मिड पॉइंट M है और BD का मिड पॉइंट N है। तो जो चीज़ यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया वो लिखा है यहाँ पे, देखो MN आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BD रिस्पेक्टिवली, लेट द पोजिशन वेक्टर ऑफ ABCD ABCD का जो पोजीशन वेक्टर हमने ये छोटा वाला ABCD ले लिया, ये हमने लिख दिया और यही हमने किया है डायग्राम में। अब देखो रिस्पेक्टिवली मतलब उसी तरह से A छोटा वाला है, B का छोटा वाला B एंड सो ऑन। अब देखो आगे हम चलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ M, पोजीशन वेक्टर पे M क्या है, मिड पॉइंट है। M देखो मिड पॉइंट है किसका, तो इसका मिड पॉइंट है, तो बीच का पॉइंट है, तो आपको दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा अपना वेक्टर। तो दोनों को A + C को 2 से डिवाइड, तो आ गया आपका A + C / 2, मिड पॉइंट होने के कारण होगा। और N भी मिड पॉइंट है किसका, तो इसका मिड पॉइंट है, तो ये दोनों को जोड़ कर डिवाइड करेंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, तो B + D / 2, ठीक है, मिड पॉइंट के कारण ऐसा आ जाएगा। अब हमें रिजल्टेंट निकालने हैं, तो देखो नाउ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स AB AD CB CD, मतलब सिंपली जो चारों साइड है चारों को जोड़ना है। तो मैंने यहाँ पे AB AD CB CD लिख दिया, देखो ऐड कर दिया वेक्टर के फॉर्म में। अब देखो फ्रेंड्स AB कहाँ गया, B, A और B, A का पोजीशन वेक्टर ये है, B का पोजीशन वेक्टर B है, तो A से B जाना है, A से B जाना है,
तो ए आपका इनिशियल पॉइंट है, बी आपका फाइनल पॉइंट है। तो ए भी हमको वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे बताओ, ये भी एक वेक्टर निकालना है तो बी में से ए घटाएंगे, फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं, यही ना करते हैं हम, ठीक है। तो बी में से ए मैंने घटा दिया, सेम उसी तरह से ए डी, अब आ जाओ ए डी, ठीक है। ए से लेके डी जाना है तो फिर ऑफकोर्स डी में से ए को घटाना पड़ेगा हमें, तो सी में से ए घटाएंगे, जो जो पोजीशन वेक्टर वही हम यहाँ पे लिखे। तो देखो यहाँ पे यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे डी होगा, देखो सी लिखे हुए हैं, दिख रहा है, ये डी वेक्टर है, ओके। ए बी सी डी, ये डी होगा ना, डी का डी, ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी। अब देखो यहाँ पे ए डी, तो डी में से ए घटाना पड़ेगा, डी में से ए घटा दिया। सेम इसी तरह से सी बी, तो बी में से सी को घटाना पड़ेगा, बी में से सी घटा दिया। सी डी, डी में से सी घटाना, डी में से सी घटाना पड़ेगा। तो सेम मैंने कर दिया। अब देखो सेम वालों को सेम वाले के साथ लेंगे, सी वाले को सी के साथ, बी के साथ बी वाले को ए के साथ, और डी वाले को डी के साथ, इस तरह से लेंगे। तो सबका 2 पार्ट्स आएगा, ठीक है, 2 प्लस आएगा 2 माइनस, तो 2b प्लस 2d माइनस 2a माइनस 2c, ओके। अब देखो इसमें दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे तो b प्लस डी, और इसमें से -2 कॉमन करेंगे तो a प्लस सी यहाँ बचेगा, ठीक है, a प्लस सी। अब फ्रेंड्स मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, दोनों में 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 कटेगा तो फिर से वही आ जाएगा ना, तो ये मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, ऐसा करने का क्या मेरा देखो यहाँ पे उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि देखो क्या उद्देश्य है। अब 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और 2 को मैं अंदर ले गया, b प्लस डी बाई 2, ओके। अब माइनस 2 × 2 होकर 4, और 2 ये जो 2 पार्ट है ये 2 अंदर ले गया, तो ये प्लस सी बाई 2 हो गया। अब b प्लस डी बाई 2 और a प्लस सी बाई 2 क्या है, देखो a प्लस सी बाई 2 इक्वल टू m है, और b प्लस डी बाई 2 n है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 इतना का n और इतना का m लिख सकते हैं। अब देखो 4 कॉमन कर लेंगे तो n में से m हो जाएगा, और n में से m मतलब ये आपका फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट है, तो फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं तब आपका आता है। तो n में से m घटाने क्या है, mn है, ठीक है, mn है, तभी तो n में से m घटा, ठीक है। तो इस तरह से 4mn आ गया। तो a प्लस बी प्लस ए बी प्लस ए डी प्लस सी बी प्लस सी डी इक्वल टू क्या हो गया 4mn, ये प्रूव्ड हो गया, यही हमें लर्न था। तो फ्रेंड्स एक्चुअल में ये लाइन दोनों ऐसे मिल जाएगा तो ये हो जाएगा mn, ठीक है। तो 4 टाइम्स mn आपका तीनों का चारों का रिजल्टेंट है, चारों साइड का। तो फ्रेंड्स ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, 60 नंबर, इसे आप जो है केयरफुली एक बार देख लो, ठीक है। इसको मैंने जल्दी में बता दिया थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये वीडियो कभी भी क्लोज हो सकता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। और आप लोग इंटेलिजेंट हो, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, फिर भी मैंने अपने से क्लियर ही समझाया आपको। और फ्रेंड्स हो गया, अब 3.1 कंप्लीट होता है। ये लेंथी ज़्यादा है क्योंकि इसमें हमें प्रूव करना होता है, हमें समझना होता है डायग्राम, ठीक है ना, उसका थियरी, फिर उसको प्रूव करो, तो बहुत चीज़ें होती है, इसलिए लेंथी होता है, इसलिए इतना पार्ट बन पाता है, और एक एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो इसलिए आप थोड़ा क्वेश्चन बना रखो, उसको सीखो समझो। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, यानी 3.2 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।